महाराष्ट्र लगातार चर्चा का विषय बना रहा। महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल देखने को मिली वो राजनीति में किसी एक राज्य में इतने घटनाक्रमों के लिहाज से उसे चर्चा में ले आई। दरअसल पहले शिवसेना में टूट फूट हुई, सरकार गिर गई और बीजेपी और शिवसेना के एक धड़े ने मिलकर सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। चर्चा और गर्म हो गई, सियासत और तेज हो गई जब एनसीपी का भी एक धड़ा इसी तरह से टूट कर आ गया। सरकार में विधायकों की संख्या तो बहुत दिखाई देती है, लेकिन रस्साकशी भी दिखाई देती है। दोनों तरफ सत्ता के अंदर भी दिखाई देती है और इन राजनीतिक दलों के भीतर भी दिखाई देती है। अजीत पवार शरद पवार के बीच की दूरियां जो हैं वो खाई में तब्दील हो गई हैं। अजीत पवार अब भी शरद पवार को मनाने में जुटे हुए हैं। एकनाथ शिंदे पर अभी अयोग्यता की तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर सबकी नज़र है। इस सब के बावजूद वो कहते हैं कि सरकार मजबूत स्थिति में है, पहले से ज़्यादा विधायकों की संख्या है। बात सही भी है, संख्या बल के आधार पर मजबूत है ये स्थिति। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल ये है कि जनता के बीच में जाने पर क्या यही रिस्पॉन्स मिलेगा। दरअसल इसको अब आप बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक से भी जोड़कर देख सकते हैं। दरअसल विपक्षी एकजुटता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र की सीटों पर किस तरह का गणित जमता है। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का प्रयोग किया गया। महागठबंधन जिस तरह से बिहार चल रहा है, उसके अलावा महाविकास अघाड़ी को भी एक मजबूत सैंपल के तौर पर माना गया विपक्षी एकजुटता का। लेकिन विपक्षी एकजुटता के इस मंच में जो महाराष्ट्र में बना था उसमें ही फूट हो गई। इसके बाद कांग्रेस की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई क्योंकि वो अब सिंगल एक बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई देती है। विपक्ष में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी दिखाई पड़ती है। लेकिन यदि एनसीपी और शिवसेना की बात की जाए तो दोनों के दो फाड़ हो चुके हैं। अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत की चर्चा विपक्षी एकजुटता को लेकर हो रही है। इसकी वजह यह है कि विपक्षी गठबंधन की बैठक मुंबई में होने वाली है। अब क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त जो स्थिति है उस पर वहां विपक्षियों का जुटना यूं ही नहीं हो रहा है। ये इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता को महाराष्ट्र में मजबूत किया जाएगा। यानी एनसीपी और शिवसेना का उद्धव गुट जो है, शरद पवार और उद्धव दोनों को मजबूत किए जाने की जरूरत है। दूसरी बात, पटना बेंगलुरु और फिर मुंबई, आखिर क्यों विपक्षी बैठक के लिए पटना बेंगलुरु के बाद मुंबई को चुना गया है, इसको विस्तार से समझने की जरूरत है। विपक्षी गठबंधन इंडिया जोर शोर से अपने काम में लगा हुआ है। गठबंधन दल के एक नेता ने जानकारी दी कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 15 अगस्त के बाद मुंबई में होने जा रही है। ये तो पहले ही उद्धव ठाकरे मंच पर कह चुके थे और जब उनको बोलने का मौका दिया तो उन्होंने कहा कि मुंबई में अगली बैठक होगी, हम इसकी मेजबानी करेंगे। मुंबई में भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, कन्वीनर का नाम सामने आ सकता है। शरद पवार होंगे, नीतीश कुमार होंगे, ममता बनर्जी होंगी, अरविंद केजरीवाल, कौन होगा ये कन्वीनर का चेहरा कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह बेंगलुरु में चेहरा नहीं आया सामने, जिस तरह से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव यहां से चले गए थे, हालांकि इस पर बाद में स्पष्टीकरण आ गए कि ये दुष्प्रचार है, लेकिन फिर भी कयासों का बाजार गर्म हो गया कि क्या नीतीश के अलावा कोई और चेहरा हो सकता है और क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे को मजबूत करने के प्रयास विपक्षी एकजुटता का यह मंच कर सकता है। बड़ा सवाल है। आप भी इस पर अपनी टिप्पणी करें, क्या महाराष्ट्र से कोई चेहरा कन्वीनर बन सकता है। पहली बैठक पटना और दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। वहीं मुंबई की बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। ये 11 लोगों की जो कमेटी बनने वाली है, समन्वय समिति बनेगी, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही तय करेगी सीटों के बंटवारे की जो उलझन है उसको किस तरह से दूर किया जाए। तो पहला बिंदु तो यही है कि मुंबई में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। गठबंधन के नेता अभियान प्रबंधन, संचार और रैलियों की देखरेख समेत 4-5 अन्य समितियां गठित करने की भी योजना बनाई जा रही है। बैठक इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि 26 दलों के भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नेता और सीट बंटवारे, चुनाव की तैयारी और अभियान प्रबंधन पर चर्चा कर सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण पेज है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली और पंजाब को भी जोड़ लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा देखने को मिलता है। गठबंधन बहुत ज़रूरी है। तो ये स्विंग वाले प्रदेश कहे जा रहे हैं। इन स्विंग वाले स्टेट्स में किस तरह सीटों का बंटवारा होगा, कांग्रेस कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, करना ही पड़ेगा यहाँ पर। ये एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर टोटल कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती दिखाई देगी क्योंकि एक बड़ा हिस्सा इन राज्यों के हिस्से में आता है, इसलिए दिलचस्प लड़ाई इसी बेल्ट में देखने को मिलेगी। कई प्रदेशों में सीट बंटवारे को लेकर मुश्किल का फैसला रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली में गठबंधन के लिए मुख्य सचिवालय तय करने पर भी काम चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मुख्य चुनाव अभियान शुरू होने से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में कई बैठकों की योजना बनाई जा रही है। वहीं केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के साझेदारों के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ने की भी आशंका रहेगी, तो इसको भी साधे रखना है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और दिल्ली की भी बात कर लें, हरियाणा की भी बात कर लें, फिर हो सकता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य जहां पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई वहां भी स्टेक की बात हो सकती है। तो कितनी सीटें किसको दी जाए पर विचार होगा।
एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, तीसरा बिंदु, कई पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं। केरल में कांग्रेस और वाम दलों, पश्चिम बंगाल में वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस, और पंजाब और दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच चुनावी तनाव रहता है। क्षेत्रीय राजनीति में एक दूसरे के सामने हैं। इस तनाव को कम करने के लिए गठबंधन सहयोगियों पर कड़ी मेहनत की जाएगी। पहले से ही बयान देने के लिए मना कर दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री कहते हैं किसी भी गठबंधन का ये पहला कदम होता है। खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम में उन्होंने बहुत स्पष्टता कहा कि इसको एक चिंताजनक रूप से देखा जाता है विपक्ष के लिहाज से, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बयानबाजी पर लगाम लगाने के प्रयास किए गए हैं, अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि इस तरह के बयान कोई ना दे, वो एक पहला कदम होता है जो बताता है कि अगर हम साथ में आए हैं तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच भी अपने अपने मतभेद रहे हैं। इनको सुलझाना, इनको साधना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा जिस पर मुंबई की बैठक में विचार हो सकता है। चौथा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, ये पार्टियां हैं इंडिया का जो गठबंधन है उसका हिस्सा हैं। बेंगलुरु में इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की घोषणा हुई। इसमें 26 विपक्षी दल विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं, जिनमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आप, जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट जो है, और एनसीपी का शरद पवार का गुट है, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, आरएलडी, एमडीएमके, और कोंगू नाडु मक्कल देसिया काची, वीसीके, आरएसपी, सीपीआई-एमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक, आईयूएमएल है, केरल कांग्रेस है, केरल कांग्रेस के अलावा अपना दल है, और मनी थानेया मक्कल काची शामिल हैं। पहली बैठक पटना में रखी गई थी। इसके मायने भी समझने जैसे हैं। देखिए, कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं तो हुआ था कि तृणमूल कांग्रेस और केजरीवाल के साथ में आ सकते हैं। तो पटना वो पहली जगह थी जहां पर 15 घटक दल शामिल हुए। इनमें सबसे ज़्यादा जो मामला फंसा हुआ था वो तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में था कि क्या ये तीनों एक मंच पर आएंगे। तीनों एक मंच पर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी नाराज़गी देखने को मिली। अध्यादेश को लेकर गिले शिकवे दूर करने की बात हुई। तो बेंगलुरु इस लिहाज से महत्वपूर्ण रहा क्योंकि यहाँ पर फिर दलों की संख्या बढ़ गई। 26 दल यहाँ पर आए, और इन दलों में पिछले जो 15 दल थे वो भी शामिल रहे। तो विपक्षी एकजुटता को दिखाने का प्रयास किया गया। इसीलिए पटना की बैठक भी बहुत अहम है। पटना का जो पहला प्रयास था नीतीश कुमार ने बहुत सफलतापूर्वक किया, और उनकी तारीफ भी विपक्षी एकजुटता में की जा रही है। उन्होंने अपनी सफाई में नाराज़गी को लेकर जब खबरें चल रही थी तो उन्होंने कहा कि मैंने ही इसकी शुरुआत की है। ललन सिंह भी कह चुके हैं कि इसकी स्क्रिप्ट लिखने वाले, इसकी शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार है। उनकी नाराज़गी का सवाल ही नहीं उठता है। ये दुष्प्रचार उनके खिलाफ किया जा रहा है। तो पटना की महत्वपूर्ण बैठक के बाद में बेंगलुरु में बैठक हुई। बेंगलुरु में नया नाम मिल गया। विपक्षी एकजुटता और मजबूत दिखाने का प्रयास हुआ। तो निश्चित तौर पर मुंबई में कई और अहम मुद्दों पर बात हो सकती है, एक ऐसे समय पर जब वहां पर सियासी अटकलें, सियासी खबरों का बाजार गर्म है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, शिंदे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, उद्धव अपने विधायकों को वापस साथ ला पाएंगे, शरद पवार क्या ये कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि विपक्षी एकजुटता इन दोनों को इतना ताकतवर दिखाए कि ये आगामी चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर करने का मादा रखते हैं। तभी इनके विधायक और पदाधिकारी इनके साथ दोबारा जुड़ सकते हैं, जो अभी फिलहाल सत्ता के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। दक्षिण में बेंगलुरु में जहां एकजुटता का संदेश दिया गया है वो दक्षिण की राजनीति को साधने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण के राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और इन तमिलनाडु को भी आप इसमें शामिल करें। ये वो सभी राज्य हैं जहां पर बीजेपी का वो जोर देखने को नहीं मिलता जो हिंदी बेल्ट के राज्यों में देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर दक्षिण की राजनीति जहाँ पर बीजेपी भी फोकस कर रही है इस बार, कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भी तमिलनाडु की या दक्षिण की किसी सीट से चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। तो इन कयासों के बीच में दक्षिण में बेंगलुरु की बैठक को रखना ये कहीं ना कहीं एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। तेलंगाना में भी चुनाव नजदीक है, तो यहाँ भी ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस को मजबूत दिखाया जाए और विपक्षी एकजुटता को दक्षिण के राज्यों से ज़्यादा उम्मीदें हैं। और ख़ासतौर पर तब जबकि स्टालिन जैसे नेता भी यहाँ पर जुड़े हों, वाम दलों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर जुड़े हों। तो केरल, तमिलनाडु, हालांकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को भी आप इसमें जोड़ लें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ऐसे दो राज्य हैं जहाँ के पत्ते अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। अब महाराष्ट्र में जहां 3 से 6 पार्टियां हो चुकी हैं वहां बैठक करने के लिए उसको सार्थक करने की कोशिश होगी। सूत्रों ने बताया कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मुख्य अभियान शुरू होने से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में कई बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि गठबंधन के सामने समस्याएं भी कम नहीं है। केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में टकराव होने की आशंका है। केरल में कांग्रेस और वाम दलों, पश्चिम बंगाल में वाम दलों, तृणमूल कांग्रेस और पंजाब में दिल्ली और आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस के बीच टकराव कम करने के लिए गठबंधन सहयोगियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें।
वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।